देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कहानियाँ आने में थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि घर में कुछ फैमिली इशू चल रहा है और स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से कहानियाँ थोड़ी देरी से आएंगी और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, जब मुझे कोठारी ट्रांसपोर्ट में बस ड्राइवर के तौर पर काम मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि यहाँ पर मासिक पगार के साथ साथ मालिक का बर्ताव भी बहुत अच्छा था। मुझे जो रूट दिया गया था वो था मल्हा बाजार, बस डिपो से कुर्सेला घाट तक का। वैसे तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, पर जब रात के वक्त में कुर्सेला घाट से वापस आता तो अमूमन बस खाली आती थी। मतलब कि सवारी के नाम पर एक दो सवारी ही बस में होती थी, पर मुझे इंतजार रहता था पूही का। पूही एक 10 साल की छोटी बच्ची थी जो आटे का मीठा बिस्किट बनाकर बेचा करती थी। पहली दफ़ा जब वो मेरे बस में चढ़ी तो वो बेचारी ठंड से कांप रही थी। उसे कांपता हुआ देख मैंने अपना जैकेट उतार कर उसे दे दिया और इस तरह मेरी पूही से दोस्ती हो गई। पूही जब बस में चढ़ती थी तो वो कंडक्टर वाली सीट पर बैठती थी और जब तक उसका बस स्टॉप नहीं आ जाता था तब तक उसका मुंह चलता ही रहता था। पूही की चपड़ चपड़ से मेरा दिल भी बहल जाता था। उसकी बातें भी बड़ी दिलचस्प होती थी। किस्से कहानियों का तो उसके पास पूरा का पूरा ज़खीरा था। एक बार तो उसने मुझे अपनी कहानी से इतना डरा दिया कि अगले कुछ दिनों तक मुझे रातों में बस स्टॉप हाईवे पर पूही की कहानी के वो मरे हुए सारे किरदार दिखने लगे थे। पर गनीमत रही कि कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर इसके बावजूद भी मैंने पूही से किस्से कहानी सुनना बंद नहीं किया, बल्कि इसके उलट मुझे उसके किस्से कहानियों में दिलचस्पी और बढ़ गई। ऐसे ही एक रात जब मैं कुर्सेला घाट से लौट रहा था तो हमेशा की तरह पूही कटबन्नी बस स्टॉप से चढ़ी और बस में चढ़ते ही वो झट से कमल के पास जाके खड़ी हो गई। दरअसल कमल बस का कंडक्टर था और वो जानता था कि पूही के लिए उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। पूही पर नज़र पड़ते ही कमल भी अपनी सीट से उठा और पूही के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बैठिए मालकिन अपनी गद्दी पर। यह बोलकर कमल दूसरी खाली पड़ी सीट पर जाके बैठ गया और पूही भी उस पर बैठ गई। पर उसने मुझे नहीं टोका, जो कि बड़ी ही हैरानी वाली बात थी। अमूमन वो बस में चढ़ते ही बकर बकर करने लगती थी। फिर जब मैंने पूही की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। पूही बहुत ही उदास लग रही थी। फिर जब मैंने पूही को टोकते हुए कहा, क्या हुआ तुझे, आज इतनी चुप क्यों है तू। पूही ने मेरी तरफ देखा, अपना झोला जिसमें वो अपनी लाल बिस्कुट रखती थी मुझे दिखाते हुए बोली, भैया आज कुछ बिक्री नहीं हुई है। पूही के कहते ही पीछे बैठा कमल बोला, बस इतनी सी बात है, ला मैं खरीद लेता हूँ तेरे ये सारे बिस्किट। कमल के ये कहते ही पूही बोली, भूल से भी मेरी बिस्किट मत लेना। पूही के ये कहते ही मैंने पूही की ओर देखते हुए कहा, ये क्या बोल रही है तू, ये बिस्किट तो तू दूसरों को बेचती है, फिर हम क्यों नहीं ले सकते। मेरे ये पूछते ही पूही ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं नहीं चाहती कि मेरे बिस्किट आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। पूही के ये कहते ही कमल थोड़ा मजाकी अंदाज में बोला, क्यों तू इन बिस्किटों पर टोने टोटका किया करती है क्या। ये बोलकर कमल हंसने लगा। वहीं पूही ये सुनते ही थोड़ी बेचैन हो गई और अपना मुंह नीचे कर लिया। मुझे लगा कि पूही को कमल की बात चुभ गई है, इसलिए वो ऐसे गुमसुम बैठी हुई है। लिहाजन मैंने पूही का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे पूही आज कोई किस्सा नहीं सुनाएगी तू। मेरे ये कहते ही पूही ने अपना मुंह उठाकर मेरी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे अपना मुंह नीचे कर लिया। हालांकि कमल और मैंने पूही को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो वैसे ही गुमसुम बैठी रही और जैसे ही उसका बस स्टॉप आया तो वैसे ही वो चुपचाप चली गई। पूही के ऐसे जाने से मुझे बुरा तो लग रहा था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। खैर, मल्हा बाजार डिपो पहुंचने के बाद जब मैं कमल के साथ घर के लिए निकला तो रास्ते में कमल ने पूही का जिक्र करते हुए कहा, अरुण भैया लगता है पूही को मेरी बात बहुत बुरी लग गई है, तभी तो उसने पूरे रास्ते में हमसे बात तक नहीं की। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। कमल को सच में पूही के लिए बुरा लग रहा था। कमल को अफसोस करता देख मैंने कहा, अरे ज़्यादा मत सोच, कल जब वो आएगी तो उसे हम किसी तरह मना ही लेंगे। इसी विचार के साथ वो रात ढल गई और अगली शाम जब बस कटबन्नी बस स्टॉप पर रुकी तो कमल के साथ साथ मेरी भी निगाहें बस के गेट पर थी। दरअसल हम दोनों को ही पूही का इंतज़ार था।
पर उस शाम कटबन्नी बस स्टॉप से कोई भी नहीं चढ़ा। यहाँ तक कि अगले कुछ दिनों तक पूही दिखी नहीं, जिसके कारण हमें लगने लगा कि पूही शायद अब कभी नहीं आएगी। गुजरते समय के साथ अब पूही की यादें भी धुंधली होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि हम दोनों ने पूही का जिक्र करना भी बंद कर दिया। फिर ऐसे ही एक रात जब कुर्सेला घाट से लौट रहा था, तब अचानक ही रोड के बीचों बीच पूही खड़ी हुई दिखाई दी। पूही पर नजर पड़ते ही मैंने फौरन ही ब्रेक लगाया। मेरे यूं ब्रेक लगाते ही कमल, जो पीछे किसी सवारी से बात कर रहा था, मुझे आवाज लगाते बोला, अरे भाई क्या हुआ, झटके से गाड़ी क्यों रोक दी? कमल के ये पूछते ही मैंने उससे कहा, अरे यार सामने पूही खड़ी है। मेरे इतना कहते ही कमल फौरन ही सामने आ गया और फिर जब कमल ने सामने सड़क की ओर देखा तो वो पूही को बस के ठीक सामने खड़ा देखकर एकदम से चौंक गया और उसे आवाज देते बोला, अरे तू वहां पर क्या कर रही है, चल बस में आ। कमल के इतना कहते ही पूही एकदम से दौड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ भाग गई। यहाँ तक कि हम दोनों भी बस से उतरकर उस ओर भागे जिधर पूही भागी थी। पर तब तक पूही रात के स्याह अंधेरे में कहीं खो चुकी थी। हालांकि तभी हम दोनों ने पूही को उस स्याह अंधेरे में काफी खोजने की कोशिश की, पर उसका कोई अता पता ही नहीं चला। जिसके बाद कमल और मैं बस में लौट आए और वहां से आगे निकल गए। अभी बस ड्राइव करते हुए मैं और कमल आपस में पूही की बातें कर रहे थे कि तभी मुझे रोड के बगल में एक बच्ची हाथ हिलाते हुए खड़ी हुई नजर आई। दरअसल वो बच्ची मुझे बस रोकने का इशारा दे रही थी। उस बच्ची का इशारा समझते ही मैंने भी फौरन ही बस रोक दी। मेरे बस के रोकते ही वो बच्ची बस में चढ़ी और चढ़ते ही बोली, मुझे बस बिट्टा जाना है। उस बच्ची के ये कहते ही कमल ने उस बच्ची से कहा, ठीक है तुम बैठ जाओ, जैसे बस बिट्टा आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। कमल के ये कहते ही वो बच्ची बोली, ठीक है पर मुझे टिकट तो दे दो। उस बच्ची के ये बोलते ही कमल ने कहा, छोटी बच्चियों का टिकट नहीं लगता यहाँ। कमल का जवाब सुनने के बाद वो बच्ची थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर बस की पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने भी बस आगे बढ़ा ली, पर मेरा ध्यान रह के बस की पिछली सीट पर बैठी उस बच्ची पर ही जा रहा था। फिर इसी बीच कमल फुसफुसाते बोला, भैया आपको ये बच्ची पूही की बहन जैसी नहीं लगती? इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा पूही लेकर घुमा करती थी। कमल के ये कहते ही मैंने एक नज़र उस बैग की तरफ देखा जो उस बच्ची ने अपनी गोद में रखा हुआ था, तो मैंने पाया कि वो बैग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पूही के पास हुआ करता था। वैसे तो मेरा मन हुआ कि मैं उस बच्ची से पूही के बारे में पूछ ही लूं, पर ये सोचकर अपना ख्याल बदल लिया कि कहीं वो बच्ची हमारे सवाल से घबरा ना जाए। लिहाजा उस रात हमने उससे बात नहीं की और फिर जैसे ही हमारी बस बिट्टे के बस स्टॉप पर रुकी तो वैसे ही वो बच्ची बस से उतर कर चली गई और वो अपने पीछे छोड़ गई पूही की यादें, वो यादें जो धुंधली पड़ गई थी। खैर उस रात मल्हा बाजार लौटने के बाद घंटों तक मैं और कमल उस बच्ची और पूही की ही बातें करते रहे। पता नहीं क्यों हम दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि पूही और उस बच्ची के बीच कोई तो रिश्ता है। फिर जब वो बच्ची हर रात ठीक उसी जगह से बस में बैठने लगी तो धीरे धीरे कमल ने उस बच्ची के साथ मेलजोल बना लिया। शुरुआती बातचीत से पता चला कि उसका नाम कंचन है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। हालांकि वो भी पूही की तरह ही लाल मीठे बिस्किट बेचती थी, पर पूही के बारे में उसका यानी कि कंचन का कहना था कि वो पूही को नहीं जानती। पर इसके बावजूद कमल और मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हम जब भी उसके सामने पूही की जिक्र करते तो वो थोड़ी डर जाती। एक बार तो वो पूही की बात सुनकर रो पड़ी थी। वो तो कमल ने किसी तरह से उसे बहला फुसला के चुप कराया था, जिसके बाद कंचन अगले कुछ दिनों तक हमें नहीं दिखी। फिर इसी बीच मुझे भी ज़रूरी काम से महीनों भर की छुट्टी लेनी पड़ी, जिसके बाद मैं वापस काम पर लौटा तो मुझे पता चला कि कमल ने काम छोड़ दिया है। कमल ने यूं अचानक काम क्यों छोड़ा, इसके पीछे की वजह साफ नहीं थी। ये पता चलते ही जब मैंने मालिक से कमल के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कमल ने बिना कुछ बताए ही काम पर आना बंद कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने कमल को काम से निकाल दिया। मालिक से बात करने के बाद जब मैंने बस डिपो के दूसरे ड्राइवर से कमल के बारे में पूछा तो मुझे उनसे भी कमल के बारे में कुछ खास जानकारी पता नहीं चली, जिस वजह से मुझे कमल को लेकर अब फिक्र होने लगी। मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे, जिस वजह से मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की और निकल पड़ा मनसुख काका के घर। दरअसल मनसुख काका कमल के दूर के रिश्तेदार थे।
वो अक्सर उनके यहाँ पर आता जाता था, इसलिए मुझे लगा कि हो ना हो कमल उनके यहीं होगा। और यही सोचकर मैं 456 नंबर की बस में बैठा। अभी मैं बस में बैठा ही था कि तभी मेरी नज़र बस की पिछली सीट पर बैठी कंचन पर गई। इससे पहले मैं कंचन को टोकता कि वो अपनी सीट से उठी और ड्राइवर को आवाज़ देते हुए बोली, भैया बस रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। कंचन के ये कहते ही बस ड्राइवर ने बस रोक दी। बस के रुकते ही कंचन फौरन ही बस से नीचे उतर गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कंचन मेरी वजह से यहाँ बीच रास्ते में उतर गई है, जबकि आसपास ना तो कोई दूसरा बस स्टॉप था और ना ही कोई बस्ती। ऐसे में मैं भी वहीं उतर गया ताकि कंचन से बात कर सकूं, पर जब तक मैं बस से उतरा तब तक कंचन कुछ दूर निकल चुकी थी। वो तो गनीमत थी कि सड़क सीधी थी, जिस वजह से कंचन नजर आ गई। तो मैं तेज कदम लेते हुए कंचन की तरफ बढ़ा। अभी मैं कंचन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी कंचन बिना मुझे देखे ही चिल्लाते बोली, वापस लौट जाओ। कंचन के ये बोलते ही मेरे कदम एकदम से ठहर गए। दरअसल मुझे कंचन की आवाज़ में एक चेतावनी महसूस हो रही थी। मेरा पूरा बदन अचानक ही ठंडा पड़ने लगा था। साथ ही ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। और जब मैंने पीछे पलटकर देखना चाहा तो एहसास हुआ कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर जम सा गया था। उधर कंचन भी अब तक इतनी दूर निकल चुकी थी कि अब वो उस सीधी सड़क पर भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं तकरीबन कुछ मिनटों तक वहीं पर जमा खड़ा रहा। फिर जब किसी गाड़ी की तेज हॉर्न कानों में पड़ी तो मुझे एक तेज झटका महसूस हुआ, जिसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। हालांकि अभी भी बेचैनी घबराहट बरकरार थी। खैर मैं फौरन ही वहाँ से आगे बढ़ा और फिर कुछ दूर चलने के बाद मैं एक बस स्टॉप पर पहुँचा। चूँकि अब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था तो ऐसे में दूर दूर तक खामोशी ही पसरी हुई नजर आ रही थी। मैं किसी तरह से अपने आप को यही समझा रहा था कि सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। पर मेरे दिमाग की ये बात मेरे दिल को समझ में नहीं आ रही थी। अभी मैं बस के आने का वेट ही कर रहा था कि तभी सड़क के दूसरी तरफ थोड़ी हलचल महसूस हुई। और जब मैंने गौर से उस ओर देखा तो सड़क के उस ओर पूही खड़ी हुई नजर आई। पूही पर नजर पड़ते ही मैं पूही को आवाज़ देते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अभी मैं सड़क पार ही कर रहा था कि इतने में ही पूही सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर निकल गई, वो भी बिना कोई जवाब दिए। हालांकि उस वक्त मैं भी बिना ज़्यादा सोचे पूही को आवाज़ देते हुए उसके पीछे चलता गया। फिर जब पूही रुकी तो तब तक मेरी सांसें भी चढ़ चुकी थी। तो मैंने हाँफते हुए पूही से पूछा, अरे पूही क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रही है? मेरे ये पूछते ही पूही ने सामने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। और फिर जब मैंने उस पेड़ की तरफ गौर किया तो मैंने पाया कि उस पेड़ की डाली से कुछ झूल रहा है। अब ये साफ हो पाता कि वो क्या है कि इतने में ही पूही एक दफ़ा फिर उस ओर इशारा करते हुए बोली, वो कमल भैया हैं। कमल का नाम सुनते ही मैं सरपट उस पेड़ की तरफ दौड़ा। और जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उस पेड़ से कमल ही लटका हुआ है, पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ लग रहा था, तो वहीं उसका पेट बड़े ही अजीब ढंग से फूला हुआ था। पर अच्छी बात यह थी कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे उस पेड़ से उतारा और फिर जब मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो वो होश में नहीं आया। फिर इसी बीच मैंने नोटिस किया कि अब पूही कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। मैंने उसे कई बार आवाज़ भी दी पर वहाँ पर खामोशी ही पसरी रही। खैर उस वक्त मैंने अपना ध्यान कमल पर लगाया और उसे किसी तरह नज़दीकी अस्पताल लेकर पहुंचा। और जब डॉक्टर ने कमल की जांच की तो वो चौंक गए। दरअसल कमल के पेट में कुछ ठूस ठूस कर भरा हुआ था और हैरानी वाली बात ये थी कि वो लगातार अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। लिहाजा डॉक्टर ने फौरन ही कमल का ऑपरेशन करने का फैसला किया। और फिर जब डॉक्टर ने कमल का ऑपरेशन किया तो उसके पेट से ढेर सारे वही लाल बिस्किट निकले जो पूही और कंचन बेचा करती थी। अब ये देखकर डॉक्टर के साथ साथ सभी के होश उड़ गए। खैर कुछ दिनों के बाद कमल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर उसकी याददाश्त अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जिस वजह से कभी ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। दोस्तों इस घटना के बाद मैंने भी कोठारी ट्रांसपोर्ट को छोड़ दिया और हमेशा के लिए मैं गांव लौट आया। पर कमल आज भी जिंदा है, लेकिन उसे पिछली कोई भी बात याद नहीं है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि कमल के साथ क्या हुआ था, पर इतना ज़रूर मालूम है कि अगर वो आज जिंदा है तो पूही की वजह से।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और दूसरी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। लाल मंजी ने जब अपनी घड़ी पर एक नजर डाली तो उनकी आंखों की भौहें एकदम से सिकुड़ गईं, क्योंकि समय देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनकी आखिरी बस जा चुकी है और इस सुनसान सड़क पर अब उन्हें कोई और दूसरी सवारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। शहर से इतनी दूर इस वीराने में अब उन्हें अपने घर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। उस रात के पहर में ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी और दूर पेड़ों की सरसराहट किसी अनजानी कहानी का हिस्सा लग रही थी। तभी लाल मंजी ने अपनी जैकेट अपने शरीर से कसकर चिपका ली ताकि उन्हें ठंड ना लगे। अभी वो अपनी जैकेट पकड़े आसपास का नज़ारा ही देख रहे थे कि तभी उन्हें एक हल्की सी रोशनी दूर से आती हुई दिखी। उस दूर से आती रोशनी को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कोई कार होगी, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती गई तो उसकी आकृति बड़ी होती गई और पुरानी बस जैसी दिखने लगी। उस बस की हेडलाइट पीली पड़ चुकी थी और उसके शीशे धूल से सने हुए थे। उस बस की धीमी गति से आती हुई घर घर की आवाज उस रात की खामोशी को चीर रही थी। तभी लाल मंजी के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन घर पहुंचने की बेताबी ने उस बेचैनी को दबा दिया। ये बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ पर जा रही थी, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो बस अपने घर जाना था। लाल मंजी की नजरें अभी उस बस की तरफ ही थी कि तभी वो बस उनके पास आकर रुकी। पर जैसे ही वो बस रुकी तो लाल मंजी को उस बस के पुराने टायरों से निकलती हुई एक अजीब सी आवाज महसूस हुई। पर जैसे ही बस का दरवाजा खुला तो उसमें से एक धीमी सी आवाज आई जो किसी पुरानी मशीन के खुलने जैसी थी। उस बस के अंदर का दृश्य धुंधला सा था, लेकिन तभी लाल मंजी को कुछ खाली सीटें दिखाई दी, लेकिन बस से कोई कंडक्टर या ड्राइवर बाहर नहीं निकला, जिस वजह से लाल मंजी एक पल के लिए हिचकिचा गए। तभी लाल मंजी ने खुद को समझाया कि ये उनकी आखिरी उम्मीद है, और यही सोचते हुए उन्होंने बस के अंदर कदम रखा। और जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि अंदर का माहौल बाहर से भी ज़्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अंदर हवा रुक गई है और समय थम गया हो। साथ ही बस की सीटों पर मोटी धूल की परत जमी थी और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। बस के अंदर एक पुरानी मिट्टी और सीलन भरी गंध थी। सीटों के कपड़े फटे हुए थे। तभी लाल मंजी ने एक भारी मन से एक खाली सीट चुनी जो खिड़की के पास वाली थी, और वो उस सीट पर जाकर बैठ गए। पर जैसे ही वो बैठे तो उनके बैठते ही सीट से एक धीमी दबी हुई चीख जैसी आवाज निकली। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सालों से उस पर बैठकर उसे दबाया ना हो। अभी लाल मंजी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि तभी उन्हें पीछे से एक भारी आवाज आई, ताया सवारियां कम है। उस आवाज को सुनते ही लाल मंजी एकदम से चौंक गए, और चौंकते हुए ही जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, और साथ ही उस बूढ़े आदमी के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी मैले कुचैले थे। वो बूढ़ा आदमी लाल मंजी को एक टक घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिस वजह से लाल मंजी थोड़े असहज महसूस करने लगे। तभी लाल मंजी ने एक हिचकिचाती हुई आवाज में कहा, जी मैं तो आखिरी बस ढूंढ रहा था, सोचा ये मिल गई तो अच्छा ही है, इसी बस में बैठ जाता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी एक धीमी आवाज में हंसा और हंसते हुए कहने लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी छुपी हुई उदासी थी। तभी वो बस फिर से चल पड़ी, पर उसकी गति बहुत धीमी थी और वो सड़क पर हिचकोले खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसके इंजन से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी भी पल दम तोड़ देगी। बाहर काफी घना अंधेरा था और बस की पीली लाइटें सड़क पर मुश्किल से कुछ मीटर का ही रास्ता दिखा पा रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर से पूछा, तुम्हें कहाँ पर जाना है बेटा? लाल मंजी ने उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनते ही घबराते हुए धीरे से जवाब दिया, जी बाबा, वो शहर के उस पार जाना है मुझे, बस स्टॉप तक। लाल मंजी की बात सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, शहर? शहर तो काफी दूर है बेटा, पर यह बस हर जगह नहीं जाती। लाल मंजी को उस बूढ़े आदमी की बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने उस आदमी से पूछ लिया, जी आपका मतलब क्या है, ये कौन सी बस है?
और इसका रूट क्या है? लाल मंजी की बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए खामोश हो गया और अपनी गर्दन खिड़की की तरफ मोड़ ली। उस आदमी की आंखें बस खिड़की से बाहर घने अंधेरे को घूर रही थी और फिर जाकर उसने अपना मुंह खोला कि ये उन लोगों की बस है जो कहीं नहीं जाते, जो बस चलते रहते हैं। लाल मंजी को लगा कि ये बूढ़ा आदमी शायद सनकी है या फिर नशे में है। उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देने का फैसला किया। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन सिवाय अंधेरे और पेड़ों के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अभी लाल मंजी बाहर की तरफ ही देख रहे थे कि तभी बस के अंदर एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। पहले तो लाल मंजी को लगा कि ये सिर्फ हवा का शोर होगा, लेकिन फिर वो सिसकी तेज होती गई। वो सिसकी एक बच्चे के रोने जैसी थी। उस सिसकी भरी आवाज को सुनते ही लाल मंजी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। बस के भीतर सिर्फ लाल मंजी और वो बूढ़ा आदमी ही मौजूद थे। जब लाल मंजी को बस में कोई नहीं दिखा तो अब उन्हें बेचैनी होनी शुरू हो गई और एक कांपती हुई आवाज में बोले, ये आवाज कैसी है? लाल मंजी को कांपते देखकर उस बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ये उन बच्चों की आवाज है जो कभी अपने घर पर नहीं पहुंच पाए और वो हमेशा इस बस में भटकते रहते हैं। उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनते ही लाल मंजी के रोंगटे खड़े हो गए। बस में गूंजती आवाज से लाल मंजी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन वो रोने की आवाज उनके दिमाग के अंदर तक घुस रही थी। वो आवाज धीरे धीरे अब चीखों में बदलने लगी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। वो चीखें इतनी तेज थी कि लाल मंजी को लगा कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे और कानों पर हाथ रखते बोले, ये क्या है ये सब? लाल मंजी अभी घबराए हुए थे कि तभी उस बूढ़े आदमी की गर्दन उनकी तरफ मुड़ गई, जिस वजह से लाल मंजी और भी बुरी तरह से घबरा गए। उस बूढ़े आदमी की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। अभी लाल मंजी अपनी सीट पर बैठे उस आदमी को ही देख रहे थे कि तभी उस आदमी ने एक डरावनी आवाज में कहा, ये बस सिर्फ तुम्हें ही नहीं ले जा रही है, ये उन सभी को ले जा रही है जो इसमें कभी बैठे थे और जो कभी उतर नहीं पाए। दोस्तों, तभी बस के अंदर का तापमान अचानक ही गिर गया। लाल मंजी को लगा कि जैसे किसी ने बर्फ का पानी उनके ऊपर फेंक दिया हो। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे पुराने फूलों और मिट्टी की हो। सीटों पर जमी धूल अचानक ही उड़ने लगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथ सीटों को छू रहे हों। अब सामने की सीट पर जहां पहले कोई नहीं था, तो अब वहां पर अचानक से एक धुंधली आकृति उभरने लगी और वो आकृति एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा कटा फटा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल सुर्ख थी और वो लाल मन को एकटक घूर रही थी। तभी उस महिला के मुंह से एक धीमी भयानक चीख निकली, जो बस के अंदर गूंज उठी। लाल मंजी डर के मारे अपनी सीट से उछल पड़े और चीखते बोले, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? पर उस महिला ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बस वो महिला धीरे धीरे करके उनके करीब आती गई। उस महिला के हाथ पतले और लंबे थे और उसकी उंगलियां हड्डियों जैसी थी। उसकी आंखें भी अब लाल हो चुकी थी, पर लाल मंजी डरे सहमे बस चिल्लाए जा रहे थे। तभी सामने बैठा वो बूढ़ा आदमी एकदम से बोल पड़ा, अब ये बस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। एक बार इसमें बैठ गए तो कभी नहीं उतर पाओगे। उस आदमी की आवाज अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। लाल मंजी अपने आप को बचाने के लिए अपनी सीट से उठे और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा पूरी तरह से जाम था। उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शीशा इतना मजबूत था कि वो टूट ही नहीं रहा था। इधर बस की स्पीड भी अचानक से तेज हो गई और वो सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगी। अंदर की चीखें और रोने की आवाजें भी और भी तेज हो गई, जैसे कि सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। तभी लाल मंजी ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब बस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शैतानी क्रूरता थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे की झुर्रियां और भी गहरी हो गई थी। तभी लाल मंजी ने हकलाते पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी एक गहरी खौफनाक हंसी हंसा और बोला, मैं इस बस का पहला यात्री हूँ और आखिरी भी। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात ये थी कि जब वो हंस रहा था तो उसकी हंसी बस के भीतर चारों तरफ गूंजती रही, जैसे कि अनगिनत आत्माएं
एक साथ हंस रही हों। लाल मंजी को अब समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण बस नहीं है, ये एक भूतिया बस है जो भटकती आत्माओं को अपने साथ लिए फिरती है। लेकिन तभी उस भयानक महिला की आकृति अब उनके बहुत ही करीब आ गई थी। उसके ठंडे हाथ लाल मंजी के कंधे को छूने वाले थे कि तभी लाल मंजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे कि उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन तभी एक झटका लगा और उसी झटके के साथ बस अचानक से रुक गई। उसके टायर से एक भयानक आवाज निकली और वो एक तरफ झुक गई, जिस वजह से लाल मंजी अपनी सीट से नीचे गिर पड़े और उनका सिर बस की दीवार से टकरा गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बस का दरवाजा खुला हुआ है। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उनके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है यहाँ से भाग निकलने का। तभी वो बिना एक पल गवाए उस बस से नीचे कूद गए। वो अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ वहां से भागने लगे, पर उन्हें बस के अंदर से चीखों और रोने की आवाजें अभी भी आ ही रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो उस बस से दूर होते जा रहे थे तो वे आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी चाल को बरकरार रखा जब तक कि उनकी सांस न फूलने लगी। जब वो थोड़े रुके तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो बस वहां पर मौजूद नहीं थी। वो सड़क सुनसान थी और सिर्फ दूर पेड़ों की सरसराहट ही उन्हें सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से जागे हों। उनका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और उनके शरीर पर पसीना लगातार छूट रहा था। तभी वो आगे बढ़े और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे की पीली रोशनी में उन्हें जिंदगी की एक नई उम्मीद दिखाई दी, जिस वजह से वो उस ढाबे के अंदर चले गए। पर ढाबे में जाते ही वो एक कुर्सी पर बैठ गए और उस हादसे के बारे में सोचने लगे। तभी ढाबे के मालिक की नज़र उन पर पड़ी तो वो उन्हें एक अजीब नज़रों से देखने लगा, और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आखिर में लाल मंजी को टोकी दिया और कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? उस ढाबे वाले के इतना पूछते ही लाल मंजी ने उसे पूरी कहानी बताई, और वो घटना बताते समय उनकी आवाज़ अभी भी कांप ही रही थी। लेकिन वो ढाबे वाला उनकी बात को सुनकर हंसने लगा और हंसते बोला, अरे भाई साहब, ये तो उस पुरानी बस की कहानी है। सालों पहले एक बस इसी सड़क पर एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। उसमें कई सारे लोग मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उस बस में भटकती हैं। वो बस कभी कभी रात को दिखती है और जो उसमें बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तभी लाल मंजी को लगा कि उनका दिल रुक जाएगा, क्योंकि उन्होंने मौत को इतने करीब से जो देखा था, जिस वजह से वो उस रात ढाबे पर ही रुक गए और वहीं पर सुबह होने का इंतजार करते रहे। फिर जब सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने घर के लिए रास्ता लिया, लेकिन उस रात का डर उनकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। वो जानते थे कि वो कभी भी उस रात को नहीं भूल पाएंगे और ना ही उस भूतिया बस को। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।